तो जय हिंद बच्चों, हम लोग आज के लेक्चर में एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। कौन से चैप्टर की बच्चों? सेकेंड चैप्टर की एक्सरसाइज यूनिट्स एंड मेजरमेंट की हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट तक हमने 11 एक्सरसाइज के सम्स कर दिए। हम लोग आज आगे बढ़ेंगे चैप्टर 2 एक्सरसाइजेस। स्टैंडर्ड अपना कौन सा है बेटा? स्टैंडर्ड है 11th। और आज हम देखेंगे 2.12 से आगे। चलो तो 2.12 वाला सम हम अंदर पढ़ते हैं। देखो, द मास ऑफ अ बॉक्स measured by a grocer's balance is 2.300 kg। यानी कि बच्चों आपको मास ऑफ बॉक्स दिया है 2.300 kg। ठीक है, ये मास ऑफ द बॉक्स है। और 2 गोल्ड पीसीस ऑफ मास इज 20.15 ग्राम and 20.17 gram are added to the box। यानी M1 20.15 ग्राम एंड M2 20.17 दोनों आपको ऐड करने हैं उस बॉक्स में। ठीक है, यस और नो? क्लियर दिखाई दे रहा है ना? कुछ ब्लर वगैरह तो नहीं आ रहा है ना? बोलो। क्लियर है? ओके, क्लियर है। चलो, किताब फट चुकी है हमारी। ओके, तो भाई नहीं बेटा, रिकॉर्डिंग चालू है। What is the total mass of the box? पहला क्वेश्चन, टोटल मास ऑफ द बॉक्स। M टोटल, M बॉक्स प्लस M1 प्लस M2। ठीक है, सही है? यस, बिल्कुल। आपको पता चल जाना चाहिए कैसे आप इसको सॉल्व करोगे बेटा। तो क्या लिखा जाएगा? ये 0.02015 kg और ये 0.02017 kg। क्यों? क्योंकि हमें kg में दिया है यहाँ पे और मास का ऐसा यूनिट kg है। बट इन्होंने कहा है कि करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स का भी यूज़ करना है। तो एडिशन करेंगे बच्चों, तो 2.300 प्लस 0.02015 प्लस 0.02017 इसको ऐड करो। तो ऐड 2.30 दिया है, नहीं इसमें 2.300 है बेटा। देखते हैं अभी क्या आता है। चलो, अब ये देखो, पॉइंट के बाद आपको ऐड करना है। तो इस 7 + 5 कितना हो जाएगा? 12। यहाँ पे तो डिजिट है ही नहीं ना, 3 ही हैं यहाँ पे तो, और यहाँ पे हमें 2 एक्स्ट्रा हैं। तो वहाँ से हमने 5 + 7 कितना हो गया? 2, पावर गया 1 कैरी हुई, कैरी तो 1 + 1 2, 2 + 1 3, यानी अब तीसरी डिजिट आएगी। अब इस 0 को कैलकुलेट करें, 0 + 0 0, और यहाँ पे 2 + 2 4, और यहाँ पे 0 तो 4, और फिर 0 0 और 3, तो यहाँ पे 3। क्लियर? और यहाँ पे आपका आगे रहेगा 2। ये आपका आंसर रहेगा। क्या मेरे बच्चों को समझ में आया? यस और नो? यस। हाँ, तो अब 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको करेक्ट करना है। यानी किसी की, अभी मेरे पास जो ये टेक्स्ट बुक है उसमें मेरे को 2.300 दिया है बेटा। ठीक है, 2.300। अच्छा, 30 होता तो वहाँ तक हमें करेक्ट करना रहता। अब ये एडिशन है, तो एडिशन का रूल क्या है सिग्निफिकेंट फिगर का? हाँ,
पॉइंट के बाद कितनी कम से कम है, तो यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 और इसमें 3 डिजिट हैं, तो हमें 3 तक रखना है पॉइंट के बाद। तो 0.340 ये हटा देना है। 32 हटाएंगे तो राउंड ऑफ करेंगे तो एज इट इज लिखना रहेगा, क्योंकि ये 3 है, 3 5 से कम है, 5 से कम है तो आगे वाला एज इट इज रहेगा। बोलो समझ में आया बेटा? मैसेज करना है, मैसेज करना है, मैसेज करना है बेटा। रिकॉर्डिंग में फिर आपकी आवाज आ जाएगी। ओके यस, बिल्कुल सरल है, तरीका वही है जो हमारा रूल है। रूल ये है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है तो डेसिमल पॉइंट के बाद कम से कम कौन से नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर है, तो यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, तो हमें 3 रखनी है। अब इसी में आगे सेकंड भी हमें क्वेश्चन पूछा गया है, बी में देखो क्या पूछा है, द डिफरेंस इन द मासेस ऑफ द पीसेस टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो डिफरेंस पूछा गया है, तो बेटा डिफरेंस हम डेल्टा एम m2 माइनस m1 कर देते हैं। m2 की वैल्यू अपनी 20.17 है, माइनस इसकी 20.15 है, तो आंसर क्या आएगा 0.02 kg। यस और नो? 0.02 kg सही है ना भाई? अगर ये kg में, अच्छा सॉरी kg में नहीं, ये ग्राम है। किसमें बेटा? ग्राम में। kg में 0.02017 माइनस 0.02015, तो 0.0, अब 7 माइनस 5 2 आ जाएगा, 1 माइनस 1 0 आएगा, 0 0 0 आएगा और 2 माइनस 2 भी 0 आएगा, तो ये आपका kg में आंसर रहेगा। समझ में आया? इसमें आंसर रहेगा ये kg में। बट अप टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें देखना है, तो इसमें बेटा कितनी है 4 और इसमें भी 4 है, तो यहाँ पे हम 4 रखेंगे तो आंसर 0 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 0 नहीं, 0 नहीं होगा बेटा, ऐसा नहीं है। हमें 4 सिग्निफिकेंट रखनी है, तो यही आंसर रहेगा ना? क्या यही आंसर रहेगा? या आप ऐसे लिख सकते हो 0.0002 इंटू 10⁻⁻1 kg। यहाँ पे आपको 4 देखने को मिलेंगे, पर सिग्निफिकेंट तो ये अकेली 2 ही है। इसमें अकेली कौन सी सिग्निफिकेंट है? 2 ही है बेटा, यानी यही आपका आंसर रहेगा। अगर आप ग्राम में करना चाहो तो ग्राम में भी कर सकते हो। किस में कर सकते हो आप? ग्राम में। तो ग्राम में अगर आप लिख रहे हो तो 0.02 ग्राम आपका आंसर आएगा। देखो अगर आप ग्राम में लिख रहे हो तो 10⁻³ मल्टीप्लाई करोगे तो 3 0 चले जाएंगे, तो 0.2 बचेगा। यस और नो? ये आपका kg में आंसर रहेगा, ये आपका ग्राम में आंसर रहेगा। जो भी आप लिखना चाहो सही रहेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ओके बेटा, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। रिकॉर्डिंग हमने स्टार्ट कर दी है। अगेन आपके डाउट सॉल्व हो गए हैं लाइव क्लास के। हम लोग 2.13 आ गए बेटा। चलो तो देखो, अ फिजिकल क्वांटिटी P इज रिलेटेड टू 4 ऑब्जर्वेबल ABCD एज फॉलोस। बहुत सिंपल है। एक P क्वांटिटी है बेटा, वो a³ b² √c इंटू d, ऐसा इक्वेशन दिया है। ओके, बहुत बढ़िया है, आपका आ जाएगा। ABCD में परसेंटेज एरर दी है। A में परसेंटेज एरर है 1%, B में है 3%, C में है 4%, D में है 2%। ओके, व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द क्वांटिटी P? तो परसेंटेज एरर इन P आप डायरेक्टली लिख सकते हो, याद है ना आपको? A की पावर कितनी है? 3 इंटू 1% प्लस B की पावर कितनी है? 2, उसकी एरर कितनी है? 3% प्लस C की पावर कितनी है? 1/2 और उसका परसेंटेज कितना है? 4 प्लस
डी की पावर कितनी है बेटा 1 और उसका परसेंटेज कितना है 2। अब इसको सॉल्व करना है। ये हो गया आपका 3%, ये हो गया 6%, ये हो गया 2% और ये भी हो गया 2%, यानी आंसर इज 13%। देखो आ रहा है कि नहीं? यस 13 बेटा, 12 नहीं होगा शायद, देखो चेक करो पीछे। हाँ के ना? यस और नो? हाँ बिल्कुल 13% आ रहा है, चेक करो पीछे। यस ओके ओके, कैलकुलेशन में किसी की मिस्टेक हो थोड़ा सा ध्यान से करिए। अच्छा इसका पूरा तरीका भी आपको पता है? हाँ, पहले रिलेटिव एरर निकालना है डेल्टा पी बाई पी, फिर ये 3 डेल्टा ए बाई ए, 2 डेल्टा बी बाई बी, 1/2 डेल्टा सी बाई सी, डेल्टा डी बाई डी, इन सभी का एडिशन, फिर इंटू 100। तो यही कैलकुलेशन बनती है। ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है, अभी आगे है देखो। इफ द वैल्यू ऑफ p कैलकुलेटेड यूजिंग द अबव रिलेशन टर्न्स आउट टू बी, ओके, वैल्यू ऑफ p हमें दी है 3.763, ठीक है। टू व्हाट वैल्यू शुड यू राउंड ऑफ द रिजल्ट? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना है। देखो एरर कितनी है बेटा 13% है, 1 3 13, तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट है 2, तो हमारे आंसर में भी 2 ही होनी चाहिए, तो इसको हम राउंड ऑफ करेंगे 3.8। क्यों? क्योंकि 2 सिग्निफिकेंट तक ही हमें, एरर की कितनी डिजिट है सिग्निफिकेंट, जितनी एरर है उतना ही हम मिनिमम जाएंगे, तो मिनिमम जाने के लिए हमने 2 सिग्निफिकेंट रखनी है, तो इसमें भी हमने 2 ही रखनी है। अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता कि पॉइंट के बाद 2 नहीं टोटल 2 रखनी है? तो उसके लिए रूल आता है बेटा मल्टीप्लिकेशन वाला, यहाँ पे एंड डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है, यहाँ पे देखो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है। दैट्स वाई वी हैव टू टेक होल सिग्निफिकेंट, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स फॉर राउंडिंग ऑफ होल, पूरे की पूरी। यस और नो? 3.8 समझ में आया ना? यस बिल्कुल, ऐसे हमें अंदाजा लगता है कि हाँ 2 सिग्निफिकेंट एरर में 2 हैं, तो हमारे आंसर में भी 2 ही होनी चाहिए। बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके चलो 2.13 हो गया, अब हम 14 देखेंगे बेटा। चलो 2.14 में पढ़ता हूँ, देखो अ बुक विथ मैनी प्रिंटिंग एरर्स कंटेन्स 4 डिफरेंट formulas for the displacement y of the particle undergoing certain periodic motion। अब आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछना है कि सर ये इक्वेशंस कहाँ से आए हैं, ठीक है, ये इक्वेशंस हमें दिए गए हैं और डिस्प्लेसमेंट इज y, तो हमें क्या करना है देखना है। पहले ये 14 नंबर है, उसमें a है y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई t बाई टी, बी इक्वेशन है y इज इक्वल टू a साइन वी टी, सी है y इज इक्वल टू a बाई टी साइन t बाई a, और d है y इज इक्वल टू a रूट 2 इंटू साइन 2 पाई बाई टी इंटू टी प्लस कॉस 2 पाई टी बाई टी। इनको कुछ समझना नहीं है, ये इक्वेशन दिए हैं। आप ऐसा सोचोगे कि ये कहाँ से आए तो आपको अभी कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आपको सिर्फ ये फोकस करना है कि ये दिया है, कहाँ से आया ये नहीं देखना है, ऐसा दिया है बस। समझ रहे हो ना मेरी बात? मैसेज करके बताओ मुझे लाइव क्लास में कि आप मेरी बात मान रहे हो और समझ रहे हो। मैंने बोला ये आपको सिर्फ मान लेना है, हाँ ऐसा दिया है। यस और नो?
क्या है क्या नहीं उसके चिंता नहीं करनी, हमें अब क्या क्या दिया है वो देखो। y क्या है, डिस्प्लेसमेंट, फिर a क्या है, वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, यानी डिस्प्लेसमेंट ही है पर मैक्सिमम। फिर v स्पीड है और t टाइम पीरियड है, टी टाइम पीरियड, यानी ये डेटा गिवन है बेटा, रैंडम डेटा गिवन है। हाँ, ये 4 इक्वेशन भी हैं और ये सब, ये कुछ भी हमें याद नहीं रखना है, कुछ याद नहीं रखना है, हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। रूल आउट द रॉन्ग फॉर्मूलाज ऑन डायमेंशनल ग्राउंड, यानी जिसके डायमेंशन गलत हैं वो फॉर्मूला बताओ। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे ये साइन है, तो साइन हम ए में देखें तो ए में हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट है, तो ये भी डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए, तो ये तो डिस्प्लेसमेंट है, तो ए का डायमेंशन और वाई का डायमेंशन सेम है बेटा, कितना, L1। इट इज ओके, चेक करना है ना, ये डायमेंशनल ग्राउंड पे चेक करना, इसका मतलब क्या, दोनों LHS और RHS के MLT सेम होने चाहिए। यस, तो साइन का तो MLT होता ही नहीं है और y का a का बराबर होना चाहिए। y और a दोनों डिस्प्लेसमेंट हैं, दोनों के यूनिट मीटर होंगे, तो मीटर का MLT क्या हो जाएगा, L1। ओके, पर यहाँ पे दूसरी एक और बात चेक करनी है बेटा, एक और बात चेक करनी रहेगी बेटा मेरे बच्चों, एक और बात चेक करनी रहेगी। जो साइन के अंदर आर्ग्यूमेंट है, जो साइन के अंदर क्या है बेटा, आर्ग्यूमेंट है, वो आर्ग्यूमेंट भी चेक करनी रहेगी। वो कैसी होनी चाहिए आर्ग्यूमेंट, यूनिट लेस। क्या मेरे बच्चे समझ रहे हैं? तो बेटा क्लियर हुआ। अब देखो एक और रूल यहाँ पे लगता है कि जो साइन के अंदर आर्ग्यूमेंट है उसका MLT नहीं होता है। साइन के अंदर जो आर्ग्यूमेंट, जो एंगल बना के लिखा हुआ इधर, उसका MLT होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। वो कहाँ से आया? तो वो आया बेटा लिमिटेशन से, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। उसमें लिमिटेशन है। यस, याद आई, पढ़ के बैठना है। चैप्टर 2 की एक्सरसाइज का आज टाइम है तो पढ़ के बैठना है बेटा। यस, उसमें है, आपको मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर उनका MLT नहीं होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर MLT नहीं होता है, तो इसका MLT नहीं बनना चाहिए। देखो 2π तो कांस्टेंट है, उसका MLT नहीं होता है। t/t का कितना होगा? t/t का जो MLT आप निकालोगे तो वो क्या आएगा बेटा 1, यानी उसका MLT है ही नहीं। m0 l0 t0। तो भाई यहाँ पे हमारा आंसर क्या रहेगा? इक्वेशन कैसा है बेटा? करेक्ट। इक्वेशन कैसा है? करेक्ट है। कैसे? LHS और RHS के डायमेंशन सेम है क्योंकि दोनों डिस्प्लेसमेंट है। इसके अंदर, साइन के अंदर जो आर्ग्यूमेंट है उसका MLT m0 l0 t0 होना चाहिए। 0 0 यानी 1 आएगा ना, डायमेंशन नहीं होना चाहिए। तो t भी टाइम है और ये भी टाइम है, दोनों टाइम को तो टाइम कट, तो क्या आएगा 0 0 0 m0 l0 t0, तो करेक्ट है। चलो सेकंड में भी सेम चेक करना है। देखो साइन वाले इसका डायमेंशन नहीं होता, a और y का बराबर होना चाहिए, तो बराबर ही है ना। a और y का डायमेंशन आपको पता है क्या है? L1, क्योंकि दोनों मीटर है। अब साइन के अंदर जो आर्ग्यूमेंट है उसका डायमेंशन m0 l0 t0 आना चाहिए। तो vt का डायमेंशन क्या होगा? देखो वेलोसिटी का क्या होता है? L1 t - 1 और टाइम का क्या होगा? t1। इसको सॉल्व करोगे आंसर क्या आएगा? L1 इज नॉट इक्वल्स टू 1। 1 बराबर हो, यानी 0 0 आएगी पावर तो 1 होगा, तो ये 1 नहीं है,
तो बताइए आंसर क्या आएगा, करेक्ट या इनकरेक्ट? इनकरेक्ट। समझ में आया ना? v इंटू टी, इस आर्ग्यूमेंट का MLT m0 L0 t0 होना चाहिए, यानी कि 1 होना चाहिए। पर वेलोसिटी इंटू टाइम का जब हम MLT निकालते तो वेलोसिटी का L1 t माइनस 1, टाइम का t1, तो ये तो कट हो गया पर L1 रह गया तो इसका डायमेंशन 1 नहीं हुआ, m0 L0 t0 नहीं हुआ, तो ये करेक्ट नहीं है। चलो सी वाला देखते हैं बेटा, समझ में आया ना? यस, समझ में आ रहा है। सी देखो, सी बताओ। अब देखो इसका डायमेंशन तो है ही नहीं, इसको नहीं देखना है साइन वाले को, इन दोनों का सेम होना चाहिए। तो a बाई टी का जो डायमेंशन होगा बेटा, क्या वो y के बराबर होगा? यस और नो, मैसेज करो। ये दोनों के डायमेंशन बराबर होंगे, y भी मीटर L a भी मीटर, ये मीटर और ये भी मीटर, पर नीचे टाइम है, ये बराबर होंगे दोनों के MLT? इक्वल होंगे? नहीं होंगे भाई, क्योंकि ये L1 और ये T1 और ये तो सिर्फ L1, बराबर नहीं है। तो डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते हो इनकरेक्ट। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना, इसको चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है, कर लो तो भी चलेगा, पर इनकरेक्ट तो हो ही गया। चलो डी में देखो, रूट टू लेफ्ट साइड और राइट साइड का डायमेंशन बराबर होना चाहिए। अब रूट टू कॉन्स्टेंट है, ए और वाई का डायमेंशन तो सेम आएगा भाई, L1। ए और वाई का तो सेम आ रहा है, L1 आ रहा है भाई, ये तो सेम आ गया सर। हाँ बेटा, अब क्या करना है? अब ये साइन और कॉस के पास जो एंगल्स हैं उनके डायमेंशन चेक करने हैं। तो देखो उसमें क्या है, टी बाई का डायमेंशन क्या होगा बेटा, m0 L0 t0 इक्वल्स टू 1 होगा ना। 2 पाई तो कांस्टेंट है, यस 2 पाई तो कांस्टेंट है, t बाई टी टाइम बाई टाइम कट हो जाएगा, तो m0 L0 t0। यहाँ पे भी देखो t बाई टी m0 L0 t0 तो 1। तो ये आंसर क्या आएगा मेरे बच्चों? करेक्ट आएगा। क्या आएगा मेरे बच्चों? करेक्ट आएगा। डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं? तो लेफ्ट साइड और राइट साइड के आपको क्या देखने हैं बेटा? डायमेंशंस देखने हैं। और साइन और कॉस के अंदर ब्रैकेट जो होता है उसका डायमेंशन होना चाहिए नहीं, उसका डायमेंशन कितना होना चाहिए? m0 L0 t0। अगर वो m0 L0 t0 है तभी वो डायमेंशनली करेक्ट है। तो पहले में मिल गया, इसमें नहीं मिला, इसमें तो यही नहीं मिला, यानी 2 इनकरेक्ट हैं। फर्स्ट एंड ए एंड डी करेक्ट हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, स्क्रीनशॉट लो इसका। चलो बच्चों 2.14 हमारा हो गया, बिल्कुल क्लियर, आपको समझ में आ गया। अच्छा, ऐसे इक्वेशन 14 चैप्टर 15 चैप्टर में आने वाले हैं, 14-15 में। अब 15 नंबर का देखो, बढ़िया सा एक आपकी नॉलेज का टेस्ट कर रहा है वो डायमेंशनल एनालिसिस में। ठीक है, अब देखो कैसे वो होगा। 2.15 अ फेमस रिलेशन इन फिजिक्स रिलेट्स मूविंग मास m टू द रेस्ट मास m0। अब आपको चिंता नहीं करनी है व्हाट इज मूविंग मास एंड व्हाट इज रेस्ट मास। मास यू हैव टू वरी अबाउट ओनली मास, रेस्ट मास, मूविंग मास, बिकॉज इन सेकेंड चैप्टर हमें डायमेंशन की चिंता है। आपको पता चल गया ना, वो मास है, बस इतना ही। मूविंग मास m है, रेस्ट मास m0 है, ऑफ अ पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ इट्स स्पीड v and the speed of light c. This relation first arose as a consequence of special relativity due to Albert Einstein. A boy recalls the relation almost correctly but forgets where to put the constant c. He writes m is equals to, यानी एक बच्चे ने ये लिखा है m is equals to m0 1 minus v square whole raised to 1/2. Guess where to put the missing c.
यानी इक्वेशन करेक्ट है पर इसमें सिर्फ सी लिखना वो भूल गया, तो कहाँ पे सी लिखना चाहिए? तो देखो बेटा, डायमेंशन की बात है 1 माइनस वी स्क्वायर। अब देखो सामने मास है तो इसका यूनिट केजी, तो इसका यूनिट भी केजी हो गया बेटा सेम। ओके, अब इसका यूनिट 1 है, इसका वैल्यू 1 है, यानी इसका नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं है, तो इसका भी नो यूनिट होना चाहिए, यस और नो। पर यहाँ पे ऊपर वी स्क्वायर है, यानी वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो वेलोसिटी का स्क्वायर का कभी यूनिट नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा, तो इसका यूनिट कैंसिल करने के लिए हमें सी का स्क्वायर नीचे लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये भी स्पीड और ये भी स्पीड। बोलो समझ में आया सी कहाँ मिसिंग है और कैसे लिखना है? हाँ के ना? सिंपल है ना एकदम? बोलो हाँ के ना, समझ में आया? मैसेज करो जल्दी से, यस और नो बेटा। देखो आंसर एकदम सिंपल अगर आपको दिखे तो आप देख सकते हो। ओके, यस बिल्कुल एकदम इजी है। हाँ एक बार और समझा दो, ऐसा मैसेज आया है बेटा। देखो बेटा समझना, मौली समझ रही है ना बेटा? देखो यहाँ पे डायमेंशन की बात है अगेन बेटा, बिल्कुल इजी से, बिल्कुल विश्वास रखो अपने आप पे, और जो समझ में नहीं आया उसको जब तक क्लियर ना करो तब तक आज सोना नहीं है, पढ़ाई करना है। मास केजी, एम नॉट केजी, यानी ये सेम है, ये 1 यानी उसका कोई यूनिट नहीं है, तो 1 माइनस यूनिट लेस क्वांटिटी माइनस यूनिट लेस ही होगी। क्वांटिटी सेम होनी चाहिए तभी सबट्रैक्शन पॉसिबल है। तो इसका यूनिट क्या है? 1 कुछ नो यूनिट, तो इसका भी कोई यूनिट नहीं होना चाहिए, पर वी स्क्वायर लिखा यानी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर हो गया ये तो, आके ना मीटर पर सेकंड होल स्क्वायर हो गया, तो इसका तो यूनिट है, पर इसका यूनिट कैंसिल करना है तो उतने से ही डिवाइड कर दो तो सी स्क्वायर हो गया। तो सी हमें कहाँ लिखना चाहिए? वी स्क्वायर के नीचे। सी स्क्वायर हमें कहाँ लिखना चाहिए? वी स्क्वायर के नीचे। चलो 16 नंबर देख लें। 16 नंबर देखें बेटा। चलो 16वां नंबर देख लेते हैं क्या कहता है। 16 नंबर 2.16 The unit of the length convenient to on the atomic scale is known as angstrom। यानी लेंथ का एटॉमिक स्केल की यानी छोटे एटम की साइज की बात करें तो एंगस्ट्रॉम है, एंड इट इज डिनोटेड बाय 1 एंगस्ट्रॉम, दैट इज 1 एंगस्ट्रॉम इज गिवन 10⁻⁻10 मीटर। ओके, नो प्रॉब्लम। द साइज ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज अबाउट 0.5 एंगस्ट्रॉम। साइज ऑफ हाइड्रोजन atom is given 0.5 angstrom. What is the total atomic volume in meter cube of 1 mole of hydrogen atoms? एकदम सिंपल है। हाइड्रोजन का 1 मोल है, तो 1 मोल अगर आप एटम ले रहे हो तो उनका कितना वॉल्यूम होगा? आपको साइज दिया है, देखो क्लियर बिल्कुल। आपको क्या दिया है बच्चों? साइज दिया है। कितना दिया है? साइज कितना दिया है बेटा? 0.5 एंगस्ट्रॉम दिया है। अब ये साइज जो है एटम की, ये जो साइज दी है, आप एटम को एक स्फीयर मान लीजिए। क्या मान लीजिए बेटा? एटम को एक स्फीयर, और ये आपको उसकी मान लीजिए क्या है? रेडियस दी है 0.5 एंगस्ट्रॉम। क्या दी है बेटा? रेडियस। क्या दी है? रेडियस। ओके, समझ में आया? तो इसका स्फीयर मानोगे तो इसका वॉल्यूम, एक एटम, ये एक एटम, उसका वॉल्यूम आप कितना मानोगे? तो वॉल्यूम इसका हो जाएगा बेटा 4/3 पाई आर क्यूब। कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ
1 मोल H हाइड्रोजन atoms, that is number of hydrogen atoms into volume of one atom। एक एटम का वॉल्यूम इतना तो n एटम का कितना, एक एटम का इतना तो n का कितना, n इंटू वी। अब एक मोल में कितने नंबर होते हैं, तो बेटा 6.022 इंटू 10⁻23, वॉल्यूम 4/3 पाई, पाई की वैल्यू बेटा 3.14, आर क्यूब, आर कितना है बेटा 0.5 एंगस्ट्रॉम, यानी 0.5 इंटू 10⁻⁻10 का क्यूब। अब इसको बस आपको सॉल्व करना है, यू विल गेट इन द मीटर क्यूब आंसर। तो आंसर मेरे बच्चों क्या आ रहा है, देखो 3.151 इंटू 10⁻⁻7, 3.151 इंटू 10⁻⁻7। क्लियर? हाँ बिल्कुल, एक एटम का साइज यानी हमने उसकी रेडियस मान ली, क्योंकि साइज बहुत छोटी होती है एटम की, तो उसकी रेडियस हमने मान ली इतनी 0.5 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, जनरली ये रेडियस ही मानी जाती, तो इतनी रेडियस है। तो एक स्फीयरिकल जो एटम माने हम, स्फीयर माने, तो उसका वॉल्यूम इतना हो जाएगा। तो एक एटम का इतना, तो एक मॉल में कितने एटम होते हैं, 6.022 या 23 कुछ भी, यानी अप्रोक्सीमेटली 23 आप देखोगे, कहीं 22 देखोगे, और बाकी आप वैल्यू रखोगे, यू विल गेट दी आंसर। तो स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों इसका।